अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने आकर इतला दी, मलिक साहब उधर से 2 लाशें मिली हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, उधर उधर किधर से नज़ीर हुसैन? दरिया में से जी, उसने जवाब दिया। इन दिनों मैं ज़िला उकाड़ा के एक थाने में तैनात था। मेरे थाने से थोड़े फासले पर दरियाए रावी बहता था। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला लायलपुर वाक़ था। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन का जवाब सुनने के बाद मैंने पूछा, वो लाशें किन लोगों की हैं, कुछ पता चला? नहीं जी, कांस्टेबल ने नफी में गर्दन हिलाई। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बंदे ने थाने में आकर लाशों के बारे में बताया है। लाशें एक लड़के और लड़की की हैं। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि वो कौन है। ठीक है, तो फिर जाए वकुआ पर जाने की तैयारी करो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। हम अभी निकल रहे हैं। ओके मलिक साहब। नज़ीर हुसैन ने मुझे सल्यूट किया और कमरे से बाहर निकल गया। इस थाने में मेरी तैनाती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे एक रोज़ भी फारिग बैठने को नहीं मिला। मैंने सुन रखा था कि वस्ती पंजाब में शेखुपुरा और ओकाड़ा में जराइम का तनासुब दूसरे ज़िला के मुकाबले में ज़्यादा है। मैंने जो सुना था उसके सबूत कदम कदम पर देखने को मिल रहे थे। अगरचे मैं रावी के किनारे पर वाक़े ओकाड़ा के एक दूर दराज कस्बे मौजा सईद नगर के थाने का इंचार्ज था, लेकिन वो बात कि चावल का एक दाना पूरी देग की कैफियत से आगाह कर देता है। मैं भी बहुत कम अरसे में इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि उकाड़ा उकाड़ा ही है जनाब। थोड़ी देर के बाद मैं कांस्टेबल नज़ीर हुसैन के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गया। वकुआ दरिया रावी का किनारा था और सईद नगर से उसका फासला बमुश्किल 200 गज रहा होगा। वो सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था। तारीख मुझे याद नहीं, लिहाजा वाक़यात को तरतीब में रखने के लिए हम 8 जनवरी फ़र्ज़ कर लेते हैं। दिसंबर और जनवरी 2 ही ऐसे महीने हैं जिनमें दरिया सुकड़ और सिमट जाते हैं। रावी का भी यही हाल था। दरिया के किनारे खुश्क पड़े थे और ऐन कल्ब में किसी छोटी नहर के मानिंद दरियाए रावी अपनी मौजूदगी का भरम कायम रखे हुए था। दरिया के किनारे पर निस्फ दर्जन अफराद भी जमा दिखाई दिए। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा लाशें इसी मकाम पर पड़ी होंगी। मैं मौके पर पहुंच गया। 2 बावर्दी पुलिस वालों को देखकर लोग इधर उधर हो गए। मैं आगे बढ़ा और बगौर लाशों का जायजा लेने लगा। वाकई वो एक जवान मर्द और जवान लड़की की लाशें थीं, जो बड़े बेढंगे अंदाज में एक दूसरे के ऊपर फेंक दी गई थीं। लड़की की उम्र 18 साल के करीब रही होगी और जवान लड़का 24-25 के आसपास था। इनकी लाशें खून में लथपथ थीं और यह खून इन्हीं के जिस्मों से खारिज हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्हें किसी तेज धार आले के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतारा गया था। दोनों के हाथों, बाजुओं और सरों पर मुत्तहिद कारीवार बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। अगलब इम्कान यही था कि कातिल ने किसी कुल्हाड़ी वगैरह की मदद से इन्हें जिंदगी जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मौसम की खुनकी के बायस उनके जिस्मों से खारिज होने वाला खून पपड़ियों की सूरत जम गया था। इनके चेहरे इस अंदाज में खून खून हो रहे थे कि पहचानना मुश्किल साबित हो रहा था। वो एक दिलदोज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मैंने दोनों लाशों को उलट पुलट कर बगौर उनका जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप में से कोई इनको जानता है? एक आदमी ने लड़की की लाश की जानिब इशारा करते हुए बताया, ये तो नरगिस है जी, सिद्दीक मिस्त्री की लड़की। क्या सिद्दीक मिस्त्री गांव का रहने वाला है? मैंने पूछा। जी हाँ, इसी शख्स ने जवाब दिया। और ये लड़का तो नूर बीबी का बेटा लगता है। एक दूसरा शख्स सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसका नाम अकरम है। क्या मकतूल अकरम का ताल्लुक भी इसी गांव से है? मैंने शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने असबात में जवाब दिया। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद बारी बारी सबके चेहरों को देखते हुए इस्तफसार किया, इन दोनों मकतूलीन के वारिसों में से कोई यहाँ मौजूद है? सब एक दूसरे की तरफ देखने के बाद नफी में गर्दनें हिलाने लगे। अजीब बात है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मुश्किल से 150-200 घरों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा गांव है
और इसी गांव में बसने वाले 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इनके लवाहिकीन में से अब तक कोई जाए वकूआ तक नहीं आया। हो सकता है एक ज़ईफ शख्स ने ख्याल आराई की इन्हें अभी इस वाक़े की खबर ही ना हुई हो, तो फिर इंतज़ार किस बात का हो रहा है? मैंने लोगों की तरफ देखते हुए तेज़ लहजे में कहा, जल्दी से जाकर इनके घरों को इस सानिए की इत्तला दें। 2 नौजवान मेरी बात सुनते ही गांव के अंदरूनी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। मैं इस आदमी से पूछगछ करने लगा जिसने सबसे पहले इन लाशों को देखा था। उस शख्स का नाम नबी बख्श था और पेशे के लिहाज से वो मछेरा था। नबी बख्श के बयान के मुताबिक वो अलग सुबह मछलियां पकड़ने दरिया की तरफ चला जाता था। इन दिनों चूंकि दरिया के पानी का जोर टूट चुका था, लिहाजा उसका काम भी बहुत आसान हो गया था। मामूल के मुताबिक आज जब वो दरिया पर पहुंचा तो सुपरदाय शहर नमूदार हो चुका था। उसने जैसे ही किनारे से उतरकर दरिया में कदम रखा, वो 2 इंसानी लाशों को देखकर ठिठक गया। फिर उसने शोर मचाकर लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते निस्फ दर्जन लोग वहां जमा हो गए। नबी बख्श ने अपना बयान खत्म किया तो मैंने उससे पूछा, जब तुम दरिया में उतरे तो क्या इतनी रोशनी थी कि इन दोनों की लाशें आसानी से तुम्हें नजर आ जाएं? जी सरकार, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त अच्छा खासा उजाला हो रहा था। मैंने देखते ही समझ गया था कि ये इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन दोनों लाशें एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़ी थीं कि इन्हें पहचान नहीं सका था। अब आपने इन्हें सीधा किया है तो इनकी शनाख्त भी हो रही है। ये नरगिस और अकरम हैं। जब तुमने ये लाशें देखी, मैंने नबी बख्श मछेरे की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुम्हें आसपास यहाँ कोई शख्स नजर आया था? ना जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई, कोई भी नहीं। ये सवाल मैंने इस बिना पर किया था कि मुमकिन है मकतूलीन की लाशों को अलग सुबह दरिया के इस हिस्से में लाकर फेंका गया हो, क्योंकि जाए वकुआ का माहिराना जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अकरम और नरगिस को इस जगह पर मौत के घाट नहीं उतारा गया था। कत्लगाह कोई और मकाम था। ऐसी सूरत में वहां लाशें फेंकने वालों का माहिगीर नबी बख्श की नज़र में आ जाना लाजमी अमर था, लेकिन इसके जवाब से कोई भी अहम नुक्ता हाथ नहीं लग सका था। मैंने मजीद चंद सवालात के बाद नबी बख्श मछेरे को फारिग कर दिया, फिर दूसरे अफराद के साथ मसरूफ हो गया। जाए वकुआ पर मौजूद लोगों के बयानात में से कोई ऐसी बात सामने न आ सकी जो कत्ल के इस मुअम्मे को हल करने में मददगार साबित हो सकती। ताहम जब मैंने बारीक बीनी से मौके का जायजा लिया तो ये जानने में कामयाब हो गया कि इन्हें किस सिमत से घसीटकर दरिया के मज़कूरा हिस्से तक पहुंचाया गया था। ये एक अहम पेशरफ थी। मैंने दरियाई ज़मीन को बड़ी तवज्जो से खोजा और थोड़ी ही देर के बाद दरिया के किनारे ज़मीनों में बने एक कच्चे कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ऐसे कमरे खेतों के अंदर अमूमन ज़रई आलात वगैरह रखने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने जल्दी मज़कूरा कच्चे कमरे तक रसाई हासिल कर ली। मुझे बताया गया कि वो ज़मीन चौधरी फरजंद अली की मिल्कियत थी, जो मौजा सईद नगर का एक बाअसर जमींदार था। कमरे के अंदर पहुंचकर सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इन बदनसीब मकतूलीन को इसी कमरे में किसी तेज धार आले के वार से मौत के घाट उतारा गया था। कमरे में जा बजा खून के आसार मौजूद थे और वहां रखे मुख्तसर से ज़रई आलात की अफरा तफरी से भी यही अंदाज़ा होता था। दोहरे कत्ल की वो अंधोनाक वारदात इसी कमरे में की गई थी और बादशाह नरगिस और अकरम की लाशों को खेतों में घसीटकर दरिया के किनारे अंदरूनी जानिब फेंक दिया गया था। यह हक़ाइक़ मेरे जहन में 2 अहम सवालात पैदा कर रहे थे। नंबर 1, नरगिस और अकरम ठंडी ठार रात में इस तने तनहा कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? नंबर 2, इनकी वहां मौजूदगी से कातिल को क्या तकलीफ पहुंची थी जो उसने उन्हें बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? पहले सवाल को जहन में रखते हुए जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से कड़े अंदाज में पूछगछ की तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया, और जवाब बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज था। मुझे बताया गया था कि नरगिस और अकरम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसके साथ ही ये भी पता चला कि नरगिस की गांव ही के एक नौजवान अमीन से मंगनी हो चुकी थी और 2 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। मैंने मालूम हक़ाइक़ की रोशनी में जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने के बंदोबस्त में लगा हुआ था कि पता चला मकतूल अकरम की वालदा नूर बीबी वहां पहुंच गई है। वो तकरीबन बैन करते हुए वहां तक पहुंची थी। इस आहुजारी के बीच में वो किसी औरत का नाम लेकर बड़े खतरनाक अंदाज में उसे बद्दुआएं भी दिए जा रही थी।
خدا غارت کرے فضیلت کو اور اس کے بیٹے کو، انہی لوگوں کی نظر میرے جوان جہان اکرم کو کھا گئی ہے۔ یہ فضیلت بی بی کون ہے؟ میں نے مقتول اکرم کی دکھی ماں سے اہم سوال کیا۔ ہے ایک نامراد اور منہ کالی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میرے بیٹے سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس کو بھی اور امین کو بھی۔ امین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ نام مقتول نرگس کے منگیتر کے حوالے سے میرے علم میں آیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ امین فضیلت کا ہی بیٹا ہے، نرگس کی امین سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے الجھن زدہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا، لیکن امین یا اس کی ماں فضیلت کی تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فضیلت یا امین میں سے کوئی نرگس اور اکرم کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ایک کڑا سوال کیا۔ میرا شک تو انہی لوگوں پر ہے جی، وہ بڑے یقین سے بولی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں تمہارے شک کی بنیاد پر پوری تفتیش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی دوہرے قتل کی اس واردات میں ملوث پایا گیا تو وہ قانون سے بچ کر نہیں جائے گا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان بھی واپس آ گیا جو نرگس کے گھر والوں کو اس سانحے کی اطلاع دینے گیا تھا۔ وہ بندہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نرگس کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں آیا؟ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ نرگس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ نرگس اپنے والدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکلی ہوگی اور اپنے محبوب اکرم سے ملنے اس کمرے کی طرف آئی ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی یہ بات بھی راسخ ہو جاتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، اسے ان دونوں کی خفیہ ملاقاتوں کی پوری خبر تھی، جبھی اس نے گزشتہ رات انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل کو ان کی میل ملاقات بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے نرگس کے گھر کی طرف سے ناکام لوٹنے والے بندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اگر اس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں تو گھر میں اور کوئی تو موجود ہوگا، وہ لوگ نرگس کو اکیلے چھوڑ کر تو فتح پور نہیں جا سکتے نا؟ نرگس بیوی کی بہن رابعہ ہوگی گھر میں، تھانے دار صاحب، نور بیوی نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ رابعہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، اس کا مطلب ہے کہ نرگس کے لیے گھر سے نکلنا اور اکرم سے ملنے کے لیے اس کمرے تک پہنچنا نہایت ہی آسان ثابت ہوا ہوگا۔ نور بی بی نے ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ موقع کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے دونوں مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اوکاڑہ کے سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور نہ ہی کسی کیس کی سماعت کے دوران میں عدالت فنگر پرنٹس رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے آلۂ قتل کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے کے علاوہ کمرے کے ارد گرد کھیتوں کا بھی ایک بڑا حصہ چھان مارا تھا، لیکن تیز دھار والا وہ آلۂ قتل کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جائے وقوع سے نور بیوی کا گھر بہت ہی کم فاصلے پر تھا، لہٰذا میں نے اسے تھانے بلانے کی بجائے ادھر اس کے گھر پر ہی ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی گھر پر چلا گیا۔ نور بیوی نے شک کے حوالے سے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری ہو گیا تھا۔ نور بیوی کا گھر دیہاتی طرز کا ایک عام سا مکان تھا جو 2 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ نور بیوی نے مجھے صحن میں حرارت دھوپ میں بٹھایا تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نور بیوی، تم گھر میں اکیلی ہی نظر آ رہی ہو؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا اکرم کے سوا اس گھر میں تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بتایا، اکرم کا باپ تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا، بس میرے 2 ہی بیٹے تھے، اکرم اور ولایت۔ اکرم کی لاش میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اور ولایت؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے، اس نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ جیل میں؟ میرے استفسار میں حیرت در آئی۔ وہ کس جرم کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا ہے؟ ولایت کے ہاتھوں گاؤں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، نور بیوی نے بتایا۔ اس میں ولایت کا کوئی قصور نہیں تھا؟ ولایت بہت کھرا اور غصے والا ہے، غلط بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔
فرید سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ معاملہ اتنا بڑا کہ ولایت نے طیش میں آ کر فرید کو قتل کر ڈالا اور پھر خود ہی گرفتاری بھی پیش کر دی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آج اگر ولایت جیل میں نہ ہوتا تو اکرم کی طرف میلی نظر سے کسی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہائے میں کیا کروں، ایک بیٹا جیل میں بند ہے اور دوسرا بے موت مارا گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں اس ہرما نصیب بڑھیا کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان نازک لمحات میں نور بی بی کا دل یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے پوچھا، نور بی بی، تم نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ اکرم اور نرگس کے قتل کے حوالے سے تمہیں فضیلت پر اور اس کے بیٹے پر شک ہے۔ جی میں اب بھی یہی کہتی ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، انہی دونوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا میرا اکرم۔ ان کی اکرم سے دشمنی کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پورا پنڈ اس بات سے واقف ہے جی کہ میرا اکرم اور نرگس ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں اکرم کی خواہش پر اس کی شادی نرگس سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نرگس کے لالچی باپ نے نرگس کا رشتہ فضیلت کے بیٹے امین کو دے دیا۔ نور بی بی، تم اپنے دل میں نرگس اور اکرم کی شادی کی محض خواہش ہی رکھتی تھیں یا تم نے اس سلسلے میں کوئی عملی کوشش بھی کی تھی؟ میں نے تفتیشی کوریت کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ جی عملی کوشش بھی کی تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ کیا کوشش کی تھی تم نے؟ میں باقاعدہ اکرم کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئی تھی، اس نے بتایا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ نرگس کی ماں بھلی مانس عورت ہے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئی بولی۔ وہ اس رشتے کے لیے بڑی حد تک رضامند تھی کیونکہ وہ اکرم کے لیے نرگس کی پسندیدگی سے واقف تھی، لیکن صدیق مستری نے ایک عجیب سا اڑنگا لگا دیا تھا۔ صدیق مستری؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دہرایا، یہ کون ہے؟ صدیق مستری نرگس کا باپ ہے جی، اس نے بتایا۔ ادھر گاؤں ہی میں اس کی سائیکل مرمت کی دکان ہے، وہ کرائے پر بھی سائیکلیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ نرگس کے رشتے کے حوالے سے اس نے کون سا عجیب اڑنگا لگا دیا تھا؟ اس وقت میرا ذہن مختلف زاویوں پر سوچ بچار میں مصروف تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات جہاں عشق و محبت کی داستان رقم کرتی نظر آتی تھی، وہیں پر نفرت اور خونی انتقام کا قصہ سناتی بھی دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا مجھے ہر نکتے کو خاص الخاص اہمیت دینا تھی تاکہ میں اس دوہرے قتل کا معمہ حل کر کے نرگس اور اکرم کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں۔ نور بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، صدیق نے مجھ سے کہا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، رابعہ نرگس سے 8 سال بڑی ہے۔ اگر اس نے پہلے نرگس کا رشتہ دے دیا تو پھر رابعہ کی شادی میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، لہٰذا وہ اکرم کے لیے رابعہ کا رشتہ دینے کو تیار ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، پورا پنڈ اس حقیقت سے واقف ہے جی کہ رابعہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، کوئی پاگل بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بے وقوف سے بے وقوف بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صدیق مستری نے نرگس کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے رابعہ کی شرط لگائی تھی۔ پھر اس نے ایک اور بھی گھٹیا بات کی۔ کون سی گھٹیا بات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ صدیق نے مجھ سے کہا کہ رابعہ کا رشتہ دے کر بھی وہ مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے، نور بی بی نے بتایا، ورنہ جس لڑکے کا بڑا بھائی قاتل ہو اور جیل میں اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہو، اس سے کون رشتہ دے گا؟ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مختصراً یہ کہ صدیق مستری نے نرگس کا رشتہ نہ دینے کے لیے بہانہ بازی سے کام لیا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ زور دے کر بولی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، صدیق مستری نے بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں جو اصول بیان کیا تھا، پھر خود ہی اس اصول کی نفی کیوں کر دی؟ کون سا اصول جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہی کہ پہلے بڑی بیٹی رابعہ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد نرگس کی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ نرگس کی امین کے ساتھ منگنی تو اس کے اصول کے خلاف ہے نا؟ لوگ اپنے مفاد کے لیے سارے اصول اور قاعدے بدل لیتے ہیں جی، وہ کسی فلسفی کے مانند آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، صدیق مستری ایک لالچی اور حریص انسان ہے۔ اچھا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، نرگس کی شادی امین کے ساتھ کرنے میں اس کی کون سی ہرس اور لالچ چھپی ہوئی تھی؟ امین کا باپ ایک خوشحال زمیندار ہے جی، اور ہم ٹھہرے غریب مسکین لوگ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔
मुझे पता चला है कि इस रिश्ते की मद में सिद्दीक मिस्त्री ने लड़के के बाप मुराद अली से पूरे 2000 रुपये वसूल किए हैं। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। 2000 रुपये आजकल बेशक एक मामूली सी रकम है, लेकिन उस जमाने में जब का ये वाकया रकम किया जा रहा है, ये 2000 बड़ी अहमियत के हामिल थे। इन दिनों औसत घराने का महीने भर का राशन लगभग 30 रुपये का आ जाता था। तनख्वाहदार तबके की माहाना आमदनी 40 से 60 रुपये तक होती थी। चांदी 10 रुपये और सोना 80-90 रुपये तोला हुआ करता था। नूर बीबी, अगर तुम्हारी तमाम बातों को मैं दुरुस्त तस्लीम भी कर लूं, तो फिर भी एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कौन सी बात जी? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। यही कि अकरम और नरगिस के कत्ल में फजीलत या अमीन का हाथ हो सकता है। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुमने इन्हीं दो अफराद पर अपने शक का इजहार किया है ना? जी बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोली। नूर बीबी, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। नरगिस की अमीन के साथ मंगनी हो चुकी थी और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक 2 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि फजीलत और अमीन तुम्हारे बेटे से शदीद नफरत करते थे, लेकिन इस सूरत में तो इन्हें सिर्फ अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए था। नरगिस की मौत में इनका हाथ किस तरह हो सकता है? नरगिस को तो अमीन की होने वाली बीवी और फजीलत की होने वाली बहू थी। मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूँगी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, लेकिन शायद आपको एक तल्ख हकीकत का पता नहीं। तल्ख हकीकत? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम किस हकीकत का जिक्र कर रही हो नूर बीबी? यह हकीकत के नरगिस और अमीन की शादी का फैसला मुराद अली का था। वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। फजीलत इस रिश्ते के हक में नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उलझ कर रह गया। फजीलत अमीन की शादी अपनी छोटी बहन की बेटी जरीना से करने का इरादा रखती थी, उसने बताया, मगर मुराद अली की जिद और ज़बरदस्ती की वजह से अमीन की मंगनी नरगिस से हो गई। फजीलत और अमीन की नरगिस और अकरम से दुश्मनी के हवाले से जो फ़लसफ़ा नूर बीवी ने बयान किया, वो आसानी से मुझे हज़म नहीं हुआ था। ताहम इस ख्याल से कि इसकी दिल आज़ारी न हो, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, ठीक है नूर बीवी, तुम फिक्र न करो। मैं पूरी दयानतदारी से इस मामले की तफ्तीश करूंगा और तुम देखोगी कि अकरम और नरगिस का कातिल बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। सोना रब करे ऐसा ही हो जी, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मैं थोड़ी देर और उसके पास बैठा, फिर वहां से चला आया। मैं थाने पहुंचा तो दोपहर हो रही थी। इस वक्त तक दोहरे कत्ल की इस वारदात की खबर पूरे गांव को हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठा, एक लहीम शहीम शख्स मुझसे मिलने आ गया। उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। वो हाथ पांव का मजबूत, एक संजीदा तबा आदमी था। वो मेरे सामने आकर बैठा और अपना तारुफ कराते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम मुराद अली है। नरगिस की शादी मेरे बेटे अमीन से होने वाली थी। ओह, तो आप हैं मुराद अली? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपका जिक्र तो सुबह से सुन रहा हूँ, अब मिल भी लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला, थानेदार साहब, मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में हो रहा था या बुरे में? जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। उसने कहा, जनाब, नरगिस तो 2 माह बाद बहू बनकर मेरे घर आने वाली थी। यह अचानक कौन सी कयामत टूट पड़ी है हम पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। ये वाकया किसी कयामत से कम नहीं, तीनों घरों के लिए। तीनों घरों? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। 2 घर तो समझ में आ रहे हैं, तीसरा कौन सा है? जो 2 घर आपकी समझ में आ रहे हैं वो कौन से हैं? मैंने मुराद अली की बात का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया। एक घर तो है सिद्दीक मिस्त्री का, जहां से नरगिस की रुखसती होना थी, वो गंभीर अंदाज में बोला। दूसरा घर है मेरा, जहां नरगिस को बहू बनकर आना था। और तीसरा घर है, मैंने उसी के अंदाज में कहा, नूर बीवी का, जिसका जवान जहान बेटा नरगिस के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया है। ओह, मुराद अली ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ये ठीक है कि नूर बीवी के घर में भी सफ़े मातम बिछ गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के पीछे हाथ भी उसी का है। नूर बीवी के बड़े वाशिकाफ अल्फाज में दोहरे कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के लिए अमीन और उसकी मां फजीलत को कसूरवार ठहराया था और मुराद अली नूर बीवी का कसूर गिनवा रहा था। मैं उससे पूछे बिना न रह सका, मुराद अली, इस वाक़े के पीछे नूर बीवी का हाथ कैसे हो सकता है? देखें जी, वो कदरे आगे को झुकते हुए बोला,
पूरे गांव को इस हकीकत की खबर थी कि नरगिस और नूर बीवी के बेटे अकरम में पसंदीदगी का ताल्लुक था। ये बात मैं भी जानता था। इसके बावजूद भी मैंने अपने बेटे की नरगिस के साथ मंगनी कर दी और 2 माह बाद इनकी शादी होने वाली थी। नूर बीवी इस वाक़े की जिम्मेदार इस तरह है कि वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब नरगिस की अमीन के साथ बाकायदा मंगनी हो गई और अनकरीब उनकी शादी भी होने वाली थी, तो फिर नूर बीवी को चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझाए, इसे नरगिस से मेल जोल के लिए रोके। अगर इसमें ज़रा सी भी इंसानियत होती तो सख्ती से अकरम को मना करती। मैं समझता हूँ कि नूर बीवी की मुजरमाना गफलत और ढील ने अकरम को हौसला दिया और उसने नरगिस से मिलना जुलना जारी रखा और फिर पिछली रात वो दोनों बड़े दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिए गए। मैं इनकी लाशें तो नहीं देख सका, मगर देखने वालों ने जो कुछ बताया है वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अजीब बात है मुराद अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप इस सानिया के लिए नूर बीवी को कसूरवार ठहरा रहे हैं और नूर बीवी ने आप लोगों के खिलाफ बयान दिया है। हमारे खिलाफ? वो तकरीबन उछल पड़ा। क्या कहती है वो? उसने दोहरे कत्ल की इस वारदात के लिए अमीन और फजीलत पर शक जाहिर किया है। मैंने नूर बीवी का मौक़िफ़ बयान कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, वो बरहमी से बोला। अमीन अपनी होने वाली बीवी को क्यों कत्ल करेगा? और फजीलत, वो कत्ल की किसी वारदात में कैसे मुलविस हो सकती है? कितनी फजूल बात की है इसने। बात फजूल है या कारामद, मगर नूर बीवी अपने बयान पर बड़ी मजबूती से डटी हुई है। मैंने ठोस लहजे में कहा। इसके मुताबिक फजीलत नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अमीन की शादी अपनी छोटी बहन खालदा की बेटी के साथ करना चाहती थी। अमीन भी खालदा की बेटी जरीना को पसंद करता था। फजीलत और अमीन नरगिस के रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सब कुछ आपकी ज़बरदस्ती की वजह से हुआ था। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि सिद्दीक मिस्त्री एक हरीस और लालची इंसान है। बेटी की रिश्ते के एवज उसने आपसे 2000 रुपये भी वसूल किए थे। ये बात भी आपको नूर बीवी नहीं बताई होगी। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। इस बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने सिद्दीक मिस्त्री को 2000 रुपये दिए थे। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन नूर बीवी के इस बयान में कोई हकीकत नहीं कि सिद्दीक मिस्त्री कोई लालची या हरीस इंसान है। वो रकम मैंने खुद अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती से दी थी। मैं जानता हूँ सिद्दीक की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं चाहता था सिद्दीक अपनी बेटी का ठीक ठाक अंदाज में रुखसत करे। अगर अल्लाह ने मुझे सिद्दीक का कुछ बोझ उठाने की तौफीक दे रखी है तो मेरे इस फेल में बुराई का कौन सा पहलू निकल आता है? आपने जो कुछ किया इसमें कोई बुराई नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। और जहाँ तक फजीलत और अमीन की बात है, वो अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, ये दुरुस्त है कि फजीलत जरीना को बहू बनाकर अपने घर लाना चाहती थी और मैं भी जरीना में दिलचस्पी लेता था, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस गुरेज की कोई ख़ास वजह? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं अपनी साली खालदा और उसके घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे का रिश्ता इस घर में कर ही नहीं सकता था। ठीक है, मैं इस सिलसिले में आपको कुरेदने की कोशिश भी नहीं करूँगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि नरगिस और अकरम के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? नहीं जनाब, उसने बड़ी संजीदगी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी करके खुद को गुनहगार नहीं कर सकता। आपने थोड़ी देर पहले इस लर्ज़ाखेज़ वाक़ये के लिए नूर बीवी को कसूरवार ठहराने की कोशिश तो की है ना? मैंने याद दहानी करवाने वाले अंदाज में कहा। वो इस हद तक कि अगर नूर बीवी ने अपने बेटे अकरम को समझाया होता तो वह नरगिस से मेल मुलाकात ख़त्म कर देता। वो वजाहत करते हुए बोला, नरगिस और अकरम अपने बीच का ताल्लुक तोड़ देते तो पिछली रात इतनी बेदर्दी से कत्ल न कर दिए जाते। मैं समझता हूँ इस मामले में अकरम से ज़्यादा नरगिस का कसूर है, मैंने कहा। इसकी आपके बेटे के साथ मंगनी हो चुकी थी, लिहाजा इसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत थी। इसकी मामूली सी लग़ज़िश इस नौज़ायदा रिश्ते का खात्मा कर सकती थी। मैं आपके ख्यालात की तरदीद नहीं करूँगा थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। गलती दोनों तरफ से हुई है। गलती हो चुकी और इस गलती के नतीजे में 2 इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हलाक होने वालों को तो किसी भी सूरत वापस नहीं लाया जा सकता, ताहम मेरी अव्वलीन कोशिश होगी
کہ جلد سے جلد نرگس اور اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا سکوں۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی پر الزام لگا کر خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، یہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کسی دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا ذہن کسی پرانی دشمنی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پرانی دشمنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کا بڑا بھائی ولایت اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، مراد علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے ہاتھوں 3 سال پہلے فرید نامی ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے مقتول پارٹی والوں کی طرف سے کسی نے کام دکھا دیا ہو۔ ولایت کی کہانی تو نور بی بی کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے، میں نے کہا۔ کیا مقتول فرید کے گھر والے ابھی تک سعید نگر میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، مراد نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس واقعے کے بعد وہ سعید نگر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مراد نے نرگس اور اکرم کے قتل کے حوالے سے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ میرے لیے سنسنی خیز اور دلچسپ تھا، لہذا میری قریت میں تیزی آ گئی۔ اکرم کے بڑے بھائی ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا اور ولایت اسی جرم میں جیل میں بند تھا۔ اب ولایت کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا، چنانچہ مقتول فرید کے خاندان کی جانب میرا دھیان جانا لازمی سی بات تھی۔ مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فرید کے قتل کے کچھ عرصے بعد تک تو وہ لوگ ادھر سعید نگر ہی میں رہے، پھر مقبول آباد چلے گئے۔ مقبول آباد میں فرید مقتول کے چاچے اور پھوپھیاں پہلے سے آباد ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ فرید کی ددھیال ہے۔ ان کا دادا تو اب زندہ نہیں، مگر زیادہ تر ددھیالی رشتے دار ادھر مقبول آباد ہی میں رہتے ہیں۔ مقبول آباد نامی وہ گاؤں قصبہ سعید نگر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، میں نے مراد علی سے پوچھا۔ فرید مقتول کے گھرانے میں کل کتنے افراد تھے؟ یہ کل 4 افراد کا کنبہ تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ 2 بھائی فرید اور انور، ان کا باپ یعقوب اور ماں غفور بی بی۔ فرید بڑا بھائی تھا، اس کے قتل کے بعد یہ گھرانہ 3 افراد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد میں بسنے والے مقتول فرید کے دیگر رشتے داروں کے بارے میں گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے۔ فرید علی جس حد تک ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا، پھر پوچھ گچھ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں نے اس سے استفسار کیا۔ مقتول فرید یا اس کے گھر کے کسی فرد کی نرگس یا اس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی تھی؟ نرگس اور اکرم کا قتل اس امر کی جانب بڑے واضح انداز میں اشارہ کرتا تھا کہ ان کا میل ملاپ کسی شخص کو پسند نہیں تھا۔ اگر اس واردات کی ذمہ داری مقتول فرید کے گھر والوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچا جاتا تو پھر ان لوگوں کی نرگس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی ہونا لازمی بات تھی، مراد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جناب، تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ان کی نرگس یا صدیق مستری سے کوئی پرخاش رہی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں امین کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جناب وہ گھر میں ہوتا تو میرے ساتھ آتا نا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس بیچارے کو تو کوئی خبر ہی نہیں کہ یہاں سعید نگر میں اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ تو کل صبح سے موزہ شاہکوٹ گیا ہوا ہے جناب، مراد علی نے جواب دیا۔ شاہکوٹ؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ یعنی آپ کی سالی خالدہ کے گاؤں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امین کا اپنی خالہ کی بیٹی زرینہ میں پسندیدگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہکوٹ میں کوئی صرف خالدہ کا ہی تو گھر نہیں ہے، وہاں میرے بھی کئی رشتے دار آباد ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امین کی ددھیال وہاں بستی ہے اور امین مہینے میں 1 آدھ چکر وہاں کا لگاتا رہتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے پوچھنے لگا، دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے مراد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔
अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब, उसने खुलूस दिल से कहा। मैं मजीद थोड़ी देर तक मुराद अली से बातचीत करता रहा, फिर उसे रुखसत कर दिया। उसने जाते जाते मुझे यकीन दिलाया कि इस वारदात के सिलसिले में जैसे ही कोई अहम खबर उसको मिली, वो सीधा मेरे पास आएगा। मुराद अली से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अमीन की ज़ात शक के दायरे से बाहर चली गई थी। वो बंदा अगर कल सुबह मौजा शाकोट गया था और अभी तक वो सईद नगर वापस नहीं लौटा था, तो इसका मतलब यही था कि कत्ल की इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं था। मैं पहले भी इसे इस मामले में मुलविस नहीं समझ रहा था। नरगिस और अकरम की मोहब्बत की कहानी पूरे गांव को मालूम थी। अगर अमीन के दिल में अकरम के लिए कोई दुश्मनी छुपी हुई होती तो वो इससे शादी से साफ इनकार कर सकता था, जबकि इसका दिल भी अपनी खालाजाद जरीना में अटका हुआ था। इसी तरह अमीन की वालदा फजीलत भी इस कार्रवाई से बिगड़ी दिखाई नहीं देती थी। गोया अकरम की वालदा नूर बीबी ने जो दावा किया था इसमें कोई दमखम नहीं था। बाकी बातें तो रहीं एक तरफ, अलबत्ता मुराद अली ने फरीद के बारे में और उसके ख़ानदान की तरफ जो इशारा किया था उसमें अच्छी खासी जान थी। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि अकरम और नरगिस के कत्ल में इन लोगों में से किसी का हाथ हो। मैंने हवलदार सरफराज अहमद को अपने पास बुलाया और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, सरफराज, तुम्हें इसी वक्त मकबूलाबाद रवाना होना है। अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले जाओ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे वहाँ जाकर अनवर और उसके घर वालों के बारे में मालूमात जमा करना है। अनवर की पिछली रात की सरगर्मियों की रिपोर्ट आपको पेश करना है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। लेकिन ये काम इतनी एहतियात से होना चाहिए कि इन लोगों को किसी किस्म का शक न हो। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो अपना सीना ठोकते हुए बोला। आपको इंशाल्लाह मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर चौंके हुए लहजे में पूछा, सरफराज, उधर मकबूलाबाद में तुम्हारे रिश्तेदार भी तो रहते हैं ना? जी मलिक साहब, उसने उस बात में सर हिलाया। मेरी अम्मी के कुछ रिश्तेदार उधर रहते हैं। मैं सादा लिबास में उनसे मिलने ही जाऊंगा, लेकिन दरपर्दा मैं इस मिशन पर काम करूंगा जो आपने सौंपा है। हाँ, ये मुनासिब रहेगा, मैंने उसके मंसूबे को सराहते हुए कहा। तुम अपने साथ जिस भी कांस्टेबल को ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तुम्हारी पहली कोशिश तो निहायती एहतियात के साथ अनवर की सरगर्मियों का जायजा लेना है, और अगर तुम महसूस करो कि वो किसी भी हवाले से अकरम और नरगिस के कत्ल में मुलव्विस है तो तुम फौरन उसे गिरफ्तार भी कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें इस काम की मुकम्मल इजाज़त है। गिरफ्तारी के लवाजमात के साथ ही मकबूलाबाद का रुख करना। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने ज़रूरी हिदायत के साथ उसे रुखसत कर दिया। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने पास बुलाया और कहा, अब्बास, आज की रात तुम्हें बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी है। आप हुक्म करें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। ड्यूटी तो ड्यूटी है, कड़ी क्या और नरम क्या। अब्बास, तुम्हारी यही बातें मुझे मुतासिर करती हैं। मैंने तारीफी निगाह से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर एहसास जिम्मेदारी कूट कूट कर भरा हुआ है। काश पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हर शख्स तुम्हारे ही अंदाज में सोचने लगे। जनाब, ये तो आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है, वरना मैं तो एक आम सा पुलिस एहलकार हूँ, वो सादगी से बोला। अब्बास, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आजकल शदीद सर्दी का मौसम है और रात में तो ठंड कयामत खेज हो जाती है। इसी ठंडी ठार रात में तुम्हें खुले खुले में ड्यूटी देना है। दूंगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। आप हुक्म करें, कहाँ जाना है और क्या करना है? जाना तो है चौधरी फरजंद अली के खेतों में, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। इस कमरे के आसपास जहाँ पिछली रात नरगिस और अकरम मोहब्बत की कहानी रकम करते हुए कत्ल कर दिए गए थे, वो कमरा जहाँ चौधरी फरजंद अली के खेतों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ ज़राई आलात रखते हैं। ठीक है जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस कमरे के इर्द गिर्द मौजूद रहकर वहाँ की निगरानी करूँगा, लेकिन ये तो बताएं, ये निगरानी किस नौइयत की होगी? बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। देखो अब्बास, मैंने इस कमरे में इस मेहनत और महारत से तफ्तीश की है। इसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि कातिल जो कोई भी है वो आज की रात इधर का एक आध चक्कर ज़रूर लगाएगा। आला कत्ल अभी तक बरामद नहीं हो सका और मुझे यकीन है कि कातिल ने आला कत्ल को जाए वक़ुआ के करीब ही कहीं फेंका होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, वो आसपास के इलाके में भी नज़र आ सकता है। जी,
मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब्बास अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने इसे चंद ज़रूरी हिदायत देने के बाद इस्तफसार किया। अब्बास, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि तुम इस काम के लिए मोर्चा कहाँ बनाओगे। मेरा मतलब है कि तुम कहाँ पर बैठकर निगरानी का काम करोगे। मुझे पता था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, वो चमकती हुई आंखों के साथ बोला। मलिक साहब, जब आपने इस कमरे और निगरानी का जिक्र किया था तो मेरे जहन ने फौरन फैसला कर लिया था कि ये काम मुझे किस मकाम पर बैठकर करना होगा। आप सुनेंगे तो मुझे दाद देंगे। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। बताओ, कहाँ बैठकर तुम जाए वकुआ की निगरानी करोगे। आपको अच्छी तरह मालूम है जनाब कि मज़कूरा कमरा खेतों के आखिरी किनारे पर वाक़ है, अब्बास वजाहत करते हुए बोला, और इस कमरे से दरियाए रावी चंद कदमों के फासले पर वाक़ है। आपने जब दरिया के अंदर पड़ी अकरम और नरगिस की लाशों का मुआयना किया तो ये बात आपके मुशाहिदे में ज़रूर आई होगी कि दरियाए रावी के किनारे थोड़े थोड़े फासले पर टहली, शीशम और कीकर के बुलंदोबाला दरख्त लगे हुए हैं। और बस अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं समझ गया तुम इन्हीं में से किसी एक दरख्त पर बैठकर जाए वकुआ की निगरानी के बारे में सोच रहे हो। दुरुस्त फरमाया आपने, वो बड़ी शिद्दत से सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। कीकर के दरख्त पर तो कांटों का खतरा कदम कदम पर मौजूद है। मैं इस काम के लिए टाहली के दरख्त का इंतखाब करूंगा। अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन लूंगा और साथ में ओढ़ने के लिए गर्म कंबल भी ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहुत खूब, मैंने खुश होते हुए कहा। अब्बास, तुम्हारा मंसूबा मुझे पसंद आया है। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। ठीक है, तुम भी अभी से रात वाले मिशन की तैयारी शुरू कर दो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। ओके मलिक साहब, उसने मुझे सल्यूट किया और कमरे से निकल गया। अब्बास के जाने के बाद मैं नरगिस और अकरम के कत्ल के बारे में सोचने लगा। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि कातिल जो कोई भी था, इसे नरगिस का अकरम के साथ मिलना जुलना सख्त नापसंद था। इस सिलसिले में जो नाम अभी तक मेरे सामने आए थे, इनमें अमीन सर फहरिस्त था। नरगिस उसकी मंगेतर थी। जाहिर है अकरम के साथ उसका मेल जोल अमीन को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अमीन तो गुज़िश्ता रात सईद नगर में मौजूद ही नहीं था। जाए वकुआ से उसकी गैर मौजूदगी उसकी बेगुनाही को साबित कर रही थी। दूसरा ज़ाविया अकरम का था। दोहरे कत्ल की ये वारदात अकरम के किसी दुश्मन की कार्रवाई भी हो सकती थी। वो अकरम की जान लेने जाए वकुआ पर पहुंचा हो और पहचान लिए जाने के खौफ से उसने नरगिस का काम भी तमाम कर दिया हो। इस हवाले से सरेदस्त मकतूल फरीद का ख़ानदान सामने आया था और मैंने हवलदार सरफराज को इस ख़ानदान की खबरगिरी के लिए मकबूलाबाद रवाना कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई न कोई खबर लेकर आएगा। सईद नगर में मौजूद लोगों, खासतौर पर मुतल्लिका अफराद को मैं अच्छी तरह टटोल चुका था, लेकिन अभी तक कातिल के हवाले से कोई सुराग मेरे हाथ नहीं लग सका था। सिर्फ एक पार्टी को चेक करना बाकी था और वो थे नरगिस के वालिदैन। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और सिद्दीक मिस्त्री के घर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर ही से मुझे रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्दीक मिस्त्री और उसकी बीवी फतेहपुर से वापस आए हैं। जवान जहान बेटी की मौत का सुनकर इन पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। घर के अंदर से उठने वाली आहो बका इसी सिलसिले में थी। मेरी आमद की इत्तला अंदर पहुंची तो मुराद अली मुझे अपने साथ घर में ले गया। वो अपने होने वाले बल्कि अब कभी न हो सकने वाले समधी के घर में उसकी दिलजोई के लिए आया हुआ था। मैं मुराद अली के साथ सिद्दीक मिस्त्री की बैठक में पहुंच गया। वो एक छोटा सा मकान था। घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे पहलू व पहलू बने हुए थे। सामने वाले हिस्से में एक बैठक नुमा कमरा था जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ था। बीच में औसत दर्जे का सहन था। घर के अंदर से उठने वाली आवाज़ों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन किसी दुश्वारी का सामना न हुआ कि वहां दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों की थी। मुराद अली जल्द ही सिद्दीक मिस्त्री और उसकी बीवी आसिया को मेरे पास बैठक में ले आया। सिद्दीक मिस्त्री एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। उसकी सेहत को तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता था, जबकि उसके मुकाबले में आसिया खासी तनुमंद औरत थी। आसिया फरबा अंदाम और गोरी चिट्टी थी, जबकि सिद्दीक मिस्त्री का रंग गंदुमी और वो भी झुलसा हुआ गंदुमी था। ताहम इन लम्हात में वो दोनों बेहद परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। मुराद अली ने मेरी तरफ ये देखते हुए कहा, थानेदार साहब, अगर आप तन्हाई में नरगिस के माँ बाप से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं नहीं,
میں نے گردن نفی میں ہلائی۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ کے یہاں موجود رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صدیق مستری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں تسلی دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی اندھوناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، آسیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہماری خوشیوں کو کسی شیطان کی نظر کھا گئی ہے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، صدیق مستری نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھاک ہنستا کھیلتا گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کی موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ دکھی بھی ہو رہے تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا بڑے ٹھوس انداز میں نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے، اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، اسے ان دونوں کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو میں ابھی اس شیطان کی اولاد کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی، آسیہ غصیلے لہجے میں بولی۔ آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد نرگس کے قاتل کو گرفتار کریں، آپ تو الٹا ہم پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آسیہ بہن، مراد علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب تو معمول کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا، بلکہ آپ کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہماری کوتاہیاں؟ صدیق مستری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آسیہ نے برہمی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ آپ لوگوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سنگین غلطی کا ذرا سا بھی احساس نہیں۔ غفلت؟ کیسی غفلت تھانے دار صاحب؟ صدیق مستری الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نمبر 1، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب پورا گاؤں جانتا ہے تو آپ دونوں کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور وہ چوری چھپے آپس میں ملتے بھی تھے۔ ان کا میل ملاپ درست تھا یا غلط، یہ موقع اس بحث میں پڑنے کا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی منگنی مراد علی کے بیٹے امین سے کر دی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو آپ نے اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اکرم سے تعلق اس کی آنے والی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات نرگس کو اچھی طرح سمجھائی تھی، آسیہ نے بتایا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اکرم سے کبھی نہیں ملے گی، لیکن گزشتہ رات والی خوفناک واردات اس بات کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نرگس اور اکرم چودھری فرزند علی کی زمینوں میں بنے ہوئے کمرے میں گئے تھے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا ہے، نرگس اور اکرم کو اسی کمرے کے اندر کسی تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، بعد ازاں ان کی لاشوں کو کھیت میں گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ نرگس رات کی تاریکی میں اکرم سے ملنے کھیتوں والے اس کمرے میں پہنچی تھی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرگس آپ لوگوں کی بیٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ فعل آپ کی غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوگا۔ کل ہم لوگ فتح پور گئے ہوئے تھے، صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا۔ رات کو واپس نہیں آ سکے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کا فتح پور جانا بہت ضروری تھا تو رات کو ہر صورت واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی، نرگس اس کا خیال رکھتی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا، میں نے تلخی سے کہا۔
अब आप लोगों की गलती की तलाफी इस सूरत में हो सकती है कि कातिल तक पहुंचने में मेरी मदद करें। हम किस तरह मदद कर सकते हैं जनाब? सिद्दीक मिस्त्री ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। बहुत ही आसानी से, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप सिर्फ मुझे उस शख्स या उन लोगों के नाम बताएं जो नरगिस और अकरम के मेल जोल को पसंद नहीं करते थे। हम दोनों मियाँ बीवी को उनका मिलना अच्छा नहीं लगता था, सिद्दीक मिस्त्री ने जवाब दिया। मैंने आसिया को जोर देकर कहा था कि वो नरगिस को समझाए और इस अल्लाह की बंदी ने समझाया भी था। आसिया ने जब मुझे बताया कि नरगिस ने इससे वादा किया है कि वो अब कभी अकरम से नहीं मिलेगी तो मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने पूछा, क्या आप लोगों ने अकरम की माँ से भी इस सिलसिले में कोई बात की थी? जी, कई बार की थी, आसिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। वो बड़े उल्टे दिमाग की बुड्ढी है। उल्टे दिमाग की बुड्ढी? क्या मतलब? मैंने चौंक कर आसिया की तरफ देखा। मैं बताता हूँ जनाब, सिद्दीक मिस्त्री ने कहा। नूर बीवी कुछ अर्सा पहले नरगिस के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी और मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर नरगिस की अमीन से मंगनी हो गई। नूर बीवी इस बात से चिमटी हुई है कि मैंने अकरम को नरगिस के रिश्ते से मना कर दिया था। वो अकरम को समझाने के बजाय उल्टा उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी। अकरम अगर पास आ जाता तो नरगिस की हिम्मत भी टूट जाती और आज हम सबको ये दिन न देखना पड़ता। जनाब, मैंने आपको बताया है ना, सबसे ज़्यादा कसूर इसी नूर बीबी का है, मुराद अली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। सिद्दीक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर नूर बीबी अक्लमंदी से काम लेती तो मामलात को संभाला जा सकता था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। नरगिस और अकरम समझाए जाने की मंजिल से बहुत आगे जा चुके हैं। इन्हें वापस लाना भी किसी तौर मुमकिन नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ उनके कातिल तक रसाई हासिल करना है। आप लोग बताएं, ये काम किसका हो सकता है? वो तीनों बारी बारी एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। मैंने घुमा फिराकर मुख्तलिफ जावियों से कुरेद जारी रखी। बिलाखिर आसिया की जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथी मुराद अली भी चौंक उठा था, क्योंकि वो भी इस वाक़े से आगाह नहीं था। ये चंद रोज़ पहले का वाक़या था। इन दिनों नरगिस की अभी मंगनी नहीं हुई थी। नरगिस अकरम को पसंद करती थी, मगर गांव में एक और शख्स भी ऐसा था जो नरगिस को देख देख कर ठंडी आहें भरा करता था, और इस नौजवान का नाम था सफदर। सफदर का ताल्लुक भी सईद नगर ही से था। वो जलालुद्दीन कम्हार का बेटा था। सफदर कहने को नौजवान था, मगर इसको देखकर यही महसूस होता था कि सेहत का इससे खुदा वास्ते का बैर रहा होगा। धान पान और लागर सा। अकरम को जब पता चला कि सफदर भी नरगिस का उम्मीदवार है तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि नरगिस ने अकरम से सफदर की शिकायत भी कर दी थी। नरगिस के मुताबिक सफदर इसे देखकर घटिया किस्म की हरकतें भी करता था। अकरम अपने गुस्से पर काबू न पा सका और उसने सफदर की बड़ी ठीक ठाक ठुकाई लगा दी थी। सफदर का चेहरा लहूलुहान हो गया था। वो चूंकि अकरम के मुकाबले में बहुत कमज़ोर था, लिहाजा वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अकरम बेदरेक इसे पीटता रहा और वो मार खाता चला गया। मुराद अली को इतनी खबर तो थी कि गांव के दो लड़कों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस दंगा फसाद के पीछे वही लड़की छुपी हुई है। चंद रोज बाद वो अपने बेटे के लिए जिसका रिश्ता मांगने वाला था। आसिया की बात खत्म हुई तो मैंने सिद्दीक मिस्त्री की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या कहते हो सिद्दीक? क्या सफदर इन दोनों का कातिल हो सकता है?